हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कंपैक्टेड सॉइल, सघन मृदा क्या होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि क्या होती है कंपैक्टेड सॉइल। तो देखिए, कंप्रेस कंप्रेस मतलब क्या होता है, दबाव लगाना। ठीक है, जब हम किसी चीज को दबाते हैं, जैसे मिट्टी को जब दबाते हैं, उसमें जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है वह क्या होता है, वह बंद हो जाता है। तो उसी मृदा को कंपैक्टेड सॉइल कहा जाता है। ठीक है, तो मृदा का संघनन तब होता है जब मिट्टी के कणों को एक साथ दबाया जाता है। मृदा का संघनन तब होता है जब मिट्टी के कणों को एक साथ दबाया जाता है, जिससे उनके बीच में जो छिद्र होता है उसकी जगह कम हो जाती है। जो कि मैंने आप लोग बताया कि जब मिट्टी को दबाया जाता है तो उसका छिद्र जो होता है वो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो क्या बोला है कि मृदा का संघनन तब होता है जब मिट्टी के कणों को एक साथ दबाया जाता है, जिससे उनके बीच छिद्र की जगह कम हो जाती है। भारी संघनन मिट्टी में कुछ बड़े छिद्र होते हैं, छिद्रों की कुल मात्रा कम होती है और जिसके परिणाम स्वरूप घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है। सघन मिट्टी में जल अंतःस्राव और जल निकासी दोनों की दर कम होती है। देखिए, जो छोटा छोटा जब छिद्र कम हो जाता है तो जल को जो सोखने की जल धारण क्षमता होती है वह भी कम हो जाती है। ठीक है, तो यही था कंपैक्टेड सॉइल। आप लोग कंपैक्टेड सॉइल में आप लोगों को एकदम सिंपल भाषा में बताओ तो जब दोस्तों अधिक क्षेत्र में मृदा को एक साथ दबाया जाता है तो उनकी जो छिद्र पाया जाता है उनमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वह क्या होता है, वो बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं कंपैक्टेड सॉइल। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा देखेंगे, जलग्रस्त मृदाएं या फ्लोडेड सॉइल। ठीक है, या इसे बाढ़ वाली मृदा भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो भारत में लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि जलमग्न है, तो इसे जलमग्न भूमि भी कहते हैं। तो भारत में लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि क्या है, जलग्रस्त भूमि है। जलमग्न मृदा वे मृदा है जिसमें पानी मिट्टी को ढक लेता है या पूरे वर्ष मिट्टी की सतह पर या उसके निकट या वर्ष के दौरान अलग अलग समय के लिए मौजूद रहता है। तो जलग्रस्त मृदा क्या है, तो जलग्रस्त मृदा वह मृदा है जो पानी से मिट्टी को क्या करता है, ढक लेता है, यह पूरे वर्ष मिट्टी की सतह पर या उसके निकट या वर्ष के दौरान अलग अलग समय पर भी मिट्टी को ढका रहता है। तो उसी को बोलते हैं क्या, जलग्रस्त मृदा। जहां पर मृदा के ऊपर जल तैरता है उसे बोलते हैं जलग्रस्त मृदा। सीधी बात आप लोग समझिए। तो ये हो गया जलग्रस्त मृदा। आप लोगों से यदि एक नंबर पूछ दिया तो भारत में कितने हेक्टेयर क्षेत्र पर जलग्रस्त मृदा पाया जाता है, तो भारत में लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जलमग्न मृदा पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बंजर भूमि, वेस्टलैंड। तो बंजर भूमि क्या होती है, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका है, लेक्चर में मैंने। तो बंजर भूमि क्या होती है, बंजर भूमि उस भूमि को कहते हैं जहां खेती करने लायक मिट्टी न हो। बंजर भूमि उस भूमि को कहते हैं जहां खेती करने लायक भूमि न हो। वह भूमि जहां लवणों की अधिकता हो उसे बंजर भूमि कहते हैं। तो बंजर भूमि भी आप लोग समझ रहे होंगे कि किसे कहते हैं, बंजर भूमि उस भूमि को कहते हैं जहां पर खेती करना संभव नहीं है। देखिए, बंजर भूमि भी दो प्रकार की होती है। एक होती है अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, दूसरा होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। अनकल्चरेबल वेस्टलैंड वह वेस्टलैंड होता है जिसे हम किसी भी सुधार के द्वारा सुधार नहीं सकते, उसमें किसी भी प्रकार से हम खेती नहीं कर सकते। लेकिन जो कल्चरेबल वेस्टलैंड होता है उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम कुछ तत्व का प्रयोग करके, कुछ रासायनिक खाद का प्रयोग करके हम उसको क्या कर सकते हैं, कृषि योग्य बना सकते हैं। ठीक है, तो वेस्टलैंड जो होता है वह दो प्रकार का होता है, अनकल्चरेबल और कल्चरेबल। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत विस्तार से बताया पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो बंजर भूमि क्या होती है आप लोग सिर्फ यहाँ समझ लिए। बंजर भूमि वह भूमि होती है जहाँ खेती करने लायक मिट्टी न हो, या वह भूमि जहाँ लवणों की अधिकता हो उसे बंजर भूमि कहते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 13% भूमि बंजर भूमि है। ठीक है, भारत का जितना कुल क्षेत्रफल पाया जाता है, तो भारत का कितना क्षेत्रफल है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 13% बंजर भूमि है। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुउद्देशीय वृक्ष, तो ये बार बार पूछता है क्वेश्चन क्या में। तो बहुउद्देशीय वृक्ष क्या होता है, या मल्टीपर्पज ट्री। तो आप लोगों को नाम से ही दिख रहा होगा कि इसका कुछ अलग अलग पर्पज होगा, कुछ उद्देश्य होगा इसका। तो बहुउद्देशीय वृक्ष क्या होता है,
तो बहुउद्देशीय वृक्ष वे वृक्ष होते हैं जो एक से अधिक उद्देश्यों के लिए उगाए जाते हैं। जैसे कोई वृक्ष हो गया, हम उसको, जैसे मान लीजिए आम का वृक्ष हो गया, ठीक है, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, उससे हमें छाया प्राप्त होगा, ठीक है, लकड़ी प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा, वहां की मिट्टी जो दोस्तों उसको अपने जड़ के पास बना कर रखेगी। तो दोस्तों इससे हमें क्या बहुत सारा लाभ हो रहा है, बहुत सारा उद्देश्य है इसका, ठीक है। तो यही देखिए क्या होता है बहुउद्देशीय वृक्ष। तो बहुउद्देशीय वृक्ष वे वृक्ष होते हैं जो एक से अधिक उद्देश्य के लिए उगाए जाते हैं। जैसे हमने बताया आम का वृक्ष, तो आम के वृक्ष को हमने उगाया किस लिए, फल के लिए, छाया के लिए, मिट्टी को अपने साथ एकत्रित किए रहने के लिए और मिट्टी में सुधार के लिए, ठीक है। उसकी जो पत्ती सब गिरती हैं उससे क्या होता है, उससे खाद बनता है। तो ये इसका बहुत सारा उद्देश्य है। तो ऐसे ही जब हम कृषि वृक्ष को अनेक उद्देश्यों के लिए उगाते हैं तो उसी को मल्टीपर्पज ट्री या बहुउद्देशीय वृक्ष कहते हैं। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। सलाइन सॉइल, लवड़ी मृदा, इसको तो मैंने आप लोग बहुत अच्छे से बताया, फिर से बता देता हूं। तो वह मृदाएं जिसकी विद्युत चालकता 4 ds प्रति मीटर से ज्यादा हो, विनिमय योग्य सोडियम 15% से कम हो और पीएच मान 8.5 से कम हो, ऐसी मृदा को लवणीय मृदा कहते हैं। क्षारीय मृदा भी मैंने आप लोग बताया है, लवणी क्षारीय मृदा भी बताया है मैंने आप लोगों को, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ लवणी मृदा क्या होता है। तो लवणीय मृदा वे मृदा होती है जिसकी विद्युत चालकता 4 ds प्रति मीटर से ज्यादा होती है, विनिमय योग्य सोडियम 15% से कम होता है और पीएच मान 8.5 से कम होता है। तो ऐसी मृदा को लवणीय मृदा कहते हैं। क्षारीय मृदा क्या होता है, तो वह मृदा, देखिए थोड़ा सा सिर्फ अंतर है। तो लवणीय मृदा क्या है, इसमें देखिए जो विद्युत चालकता 4 ds प्रति मीटर से ज्यादा है, ठीक है। क्षारीय मृदा में क्या होगा, 4 ds प्रति मीटर से कम होगा। इसमें विनिमय योग्य सोडियम 15% से कम है, लेकिन क्षारीय मृदा में 15% से ज्यादा होता है। इसमें 8.5 से कम है पीएच मान, इसमें क्षारीय मृदा में 8.5 से अधिक होता है। बस इतना ही अंतर है, 3 चीज देखा जाता है। तो क्षारीय मृदा क्या होता है, वह मृदा जिसकी विद्युत चालकता 4 ds प्रति मीटर से कम हो, विनिमय योग्य सोडियम 15% से अधिक हो और पीएच मान 8.5 से अधिक हो, ऐसी मृदा को क्षारीय मृदा या सोडिक सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्षारीय एल्कली सॉइल या सोडिक सॉइल भी कहते हैं। तो ये हो गया लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बायोरेमेडिएशन, बायोरेमेडिएशन, ठीक है, जैव उपचार। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवाश्मों जैसे जीवाणुओं या उनके एंजाइमों का उपयोग करके किसी संदूषित पर्यावरण को पुनः उपयोग किया जाता है। तो जैव उपचार क्या होता है, तो जैव उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवाश्मों जैसे जीवाणुओं या उनके एंजाइम का प्रयोग करके क्या किया जाता है, संदूषित पर्यावरण, जैसे दोस्तों प्रदूषित पर्यावरण भी कर सकते इसे, तो संदूषित पर्यावरण को पुनः उपयोग में लाया जाता है। या कह सकते हैं, इसका मैंने एक और डेफिनेशन ले रखा है, यह एक उपचार है जो खतरनाक पदार्थों को कम विषैले या गैर खतरनाक पदार्थों में परिवर्तित करने के लिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जीवों को नियोजित करता है। तो क्या करता है जैव उपचार, क्या होता है, जैव उपचार एक उपचार है जो खतरनाक पदार्थ जो होता है उसको कम विषैला या गैर खतरनाक, मतलब दोस्तों उसको विषैला ही न रहे, उसको सही कर दे, तो उसे सही पदार्थों में परिवर्तित करने के लिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जीवों को नियोजित करने वाला एक उपचार होता है। तो उसी को बोलते हैं क्या, जैव उपचार। तो उम्मीद करते हैं अभी तक हमने बताया आप लोग समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। GIS, GIS दोस्तों एग्जाम बार बार पूछता है। GIS का पूरा नाम होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्या होता है, भौगोलिक सूचना प्रणाली या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दोस्तों यह जो होता है यह एक ऐसी सूचना प्रणाली होती है जिसमें क्या कहता है, बड़ी मात्रा में जो डेटा होता है और सॉफ्टवेयर होता है उसके टूल्स के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है GIS या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यह एक सूचना प्रणाली है जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा होता है और यह सॉफ्टवेयर के रूप में जाने जाने वाले कंप्यूटर टूल्स के माध्यम से काम करता है। क्या बोल रहा है, जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है यह एक सूचना प्रणाली है जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा होता है और यह सॉफ्टवेयर के रूप में जाने जाने वाले कंप्यूटर टूल्स के माध्यम से काम करता है। अध्ययन की गई विशिष्ट वस्तु भौतिक स्थान है और इसी कारण से इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली कहा जाता है।
क्या बोल रहा है कि जो भी अध्ययन की गई विशिष्ट वस्तु है वह एक भौतिक स्थान, इसी कारण से इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली भी कहा जाता है। इसका जो उपयोग दोस्तों वह सैन्य सुरक्षा के रूप में भी किया जाता है। जो GIS होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका यूज सैन्य सुरक्षा के लिए किया जाता है, सेना भी इसका यूज करती है। आगे चलते हैं, देखेंगे अम्लरोधी फसलें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखेंगे अम्लरोधी फसल होता क्या है। तो अम्लरोधी मतलब क्या होता है दोस्तों, एसिड टॉलरेंस क्रॉप। तो अम्लरोधी मतलब वह फसल जो अम्ल को जिसके अंदर अम्ल को सहने की क्षमता, उसी को अम्लरोधी फसल कहते हैं। तो यह फसल जो अम्ल को सहन करती है उसे अम्लरोधी फसल कहते हैं। जैसे क्या हो गया, बरसीम हो गया, चुकंदर हो गया, सेम हो गया, राई, मक्का, जई, आलू, सोयाबीन, गेहूं, ये सब क्या है, ये सब अम्लरोधी फसल है। आगे चलते हैं, देखेंगे जल अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, जल अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक, तो शॉर्ट में आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पर E=FCTS-VH। अब इसका मतलब मैं आप लोग बताऊंगा। देखिए ई से जो है क्या होता है, सॉइल इरोजन। ठीक है, एफ से क्या होता है, फैक्टर। सी से क्या होता है, क्लाइमेट। टी से क्या होता है, टोपोग्राफी। एस से क्या होता है, सॉइल प्रॉपर्टीज। भी से क्या होता है, वेजिटेशन। ठीक है, और एच से क्या होता है, ह्यूमन फैक्टर। अब इन सभी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग ई और एफ को छोड़ के देखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्लाइमेट से, तो क्लाइमेट का क्या यूज होता है जल अपर्दन को प्रभावित करने में। तो अत्यधिक समय तक बारंबार तेज हवा, तेज गति से होने वाले वर्षा में मृदा अपर्दन अत्यधिक होता है। वर्षा बूंदों का आकार अधिक होने पर मृदा कणों का छिटकाव होता है। जैसे उसको वर्षा का बूंद जब पृथ्वी पे गिरता है तो वहां से क्या होता है, मृदा का छिटकाव होता है। इससे क्या होता है, मृदा जल अपर्दन को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद क्या सलाह की थी, टोपोग्राफी कैसे जल अपर्दन को प्रभावित करता है। तो समतल खेत पर ढालू खेत की अपेक्षा मृदा कटाव कम होता है। ढाल की लंबाई व अंश अधिक होने पर मृदा द्वारा जल सोखने के लिए बहुत कम समय मिलता है, जिससे कटाव अधिक तेज हो जाता है। इसके बाद मृदा गुण। तो मृदा गुण क्या है, तो बलुई मृदा कणों का बिखराव अत्यधिक लेकिन स्थानांतरण कम होता है। दोमट एवं चिकनी एवं मृणमय मृदा में कण आपस में अधिक मजबूती से चिपके रहते हैं, लेकिन कणों का स्थानांतरण अधिक होता है। ऊसर मृदा जल में शीघ्र घुलकर बहती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग बता दे रहा हूँ, देखिए इसको समझाने वाली कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ इसको याद रख लीजिएगा कि जल अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ कि आप लोग इसको भी थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। तो वनस्पति वर्षा के बूंदों को मृदा कणों से टकराने से पहले ही रोक देती है, अतः कणों का बिखराव नहीं हो पाता और अवधावन के वेग में कमी आ जाती है। वनस्पतियां मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर अनेक प्रकार से अपर्दन को कम करती हैं। इसके बाद मानवीय कारण। तो मनुष्य अपने कार्य हेतु लगातार जंगलों से क्या करता है, लकड़ी काटता है। चारागाहों में अत्यधिक चराई करने से मृदा वनस्पति विहीन हो जाती है। स्थान बदलती खेती, ढालू मृदाओं पर ढाल की दिशा में खेती करना आज दोषपूर्ण कृषि क्रियाएं जल अपर्दन को बढ़ावा देती हैं। तो यह था जल अपर्दन का कारण, जल अपर्दन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। अब हम लोग देखेंगे आखिरी क्वेश्चन, जल समेट प्रबंधन प्रोग्राम के क्या उद्देश्य हैं। जल समेट प्रबंधन प्रोग्राम के उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य इसका यही है कि बहे हुए जल से होने वाली हानि को नियंत्रण करना। जो जल बह रहा है भूमि पर उससे होने वाली हानि को क्या करना, नियंत्रण करना। दूसरा पॉइंट यह है कि बहे हुए फाजिल पानी का समुचित प्रबंध एवं सदुपयोग करना। तो यहाँ पर वाटर हार्वेस्ट करके क्या करेंगे, उसका एक सदुपयोग करेंगे। जो मिट्टी के ऊपर पानी बह रहा है उसका एक सदुपयोग करेंगे। तो इसमें भी वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, या जल संचय। तो जल संचयन एक ऐसी प्रक्रिया जो वर्षा के समय भूमि पर बह रहे जल को क्या करता है, एक जगह एकत्रित करके उसे अपने यूज में लेता है। तो उसी प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, जल संचयन। तो पहला पॉइंट यही है जल समेट प्रबंधन का कि बहे हुए जल से होने वाली हानि का नियंत्रण करना। दूसरा है बहे हुए फाजिल पानी के समुचित प्रबंध एवं सदुपयोग करना। तीसरा पॉइंट है भूक्षरण से होने वाली भूमि एवं जल की हानि को रोकना। भूक्षरण से होने वाली भूमि एवं जल की हानि को रोकना। अगला पॉइंट है निचले क्षेत्रों में बाढ़ के पानी को रोकना। और अगला पॉइंट है भूमिगत पानी का स्तर नियंत्रण करना। उसके बाद अगला पॉइंट है जल समेट क्षेत्र की उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करना। और वानिकी पौधों एवं चारों की फसलों तथा चारे घासों का उत्पादन बढ़ाना। तो यह क्या, जल समेट प्रबंधन प्रोग्राम का उद्देश्य, पहला उद्देश्य कि बह रहे हुए जल से होने वाली हानि पर
नियंत्रण करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बहे हुए फाजिल पानी का समुचित प्रबंध एवं सदुपयोग करना। तीसरा पॉइंट है भूक्षरण से होने वाली भूमि एवं जल की हानि को रोकना। अगला पॉइंट है निचले क्षेत्रों में बाढ़ के पानी को रोकना। उसके बाद अगला पॉइंट है भूमिगत पानी का स्तर नियंत्रण करना। अगला पॉइंट है जल समेत क्षेत्र के उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करना। अगला पॉइंट है वानिकी पौधे एवं चारों की फसलों तथा चारे घासों का उत्पादन बढ़ाना। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया भी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज चेक कर इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।